हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आपने देखा कि हमने लास्ट के वीडियो में ईएमआरएस की 10 पीवाईक्यूज एनालिसिस किए थे और ये 10 क्वेश्चन थे हमारे क्लास 11th ज्योग्राफी की बुक से, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और आज की वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ये 10 के 10 क्वेश्चन होंगे उसी बुक से, क्लास 11th भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से होंगे। और आपने देखा होगा कि एएमआरएस पीजीटी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो हमारी क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उससे पूरा कवर हो रहा है। और इसी के लिए हमने शुरू की है अपने चैनल पर एमसीक्यू सीरीज़, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कौन से चैप्टर से और कितने पेज नंबर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊंचाइयों में से कहाँ पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है। ऑप्शन एक है 100 किलोमीटर, दूसरा है 120 किलोमीटर, तीसरा है 140 किलोमीटर, चौथा है 160 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 8 से और जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना और पेज नंबर है 77। ठीक है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि किस ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 120 किलोमीटर पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो नगण्य हो जाती है। और इसी पेज पे दिया हुआ है कि जो CO2 है और जलवाष्प है, ठीक है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनकी मात्रा नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की विलोमता टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपयुक्त है। पहला है लंबी सर्दी की रात और साफ आसमान, दूसरा है लंबी सर्दी की रात और शांत हवा, तीसरा है साफ आसमान और शांत हवा, चौथा है लंबी सर्दी की रात, साफ आसमान और शांत हवा। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये तापमान की विलोमता क्या है। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि हम जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, तो उसको बोलते हैं सामान्य ताप पतन की दर। ठीक है, और जब ये स्थिति उलट जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे तापमान की विलोमता। यानी ऊंचाई के साथ साथ जब तापमान बढ़ने लगे तो उसको बोलते हैं तापमान की विलोमता, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसके लिए कुछ आदर्श दशाएं होती हैं, तो वो क्या क्या होती हैं वही इसमें पूछा है। तो इसमें पहला दिया हुआ है लंबी सर्दी की रात और साफ आसमान, ये सही है। दूसरा है लंबी सर्दी की रात और शांत हवा, ये भी सही है। तीसरा पूछा है साफ आसमान और शांत हवा, ये भी सही है। चौथा है लंबी सर्दी की रात, साफ आसमान और शांत हवा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि तापीय विलोमता के लिए 3 आदर्श दशाएं होती हैं, लंबी सर्दी की रात, साफ आसमान और शांत हवा। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण का वह सक्रिय कारक निम्नलिखित में से कौन सा है जिससे उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। पहला है मूल पदार्थ, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरा है जलवायु, चौथा है कलावधि। ठीक है, तो इसने पूछा है मृदा निर्माण का सक्रिय कारक कौन सा है जिससे उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। तो मृदा निर्माण के वैसे 5 कारक बताए गए हैं और ये वाला क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, चैप्टर 6 से लिया गया है और उसका पेज नंबर है 55 और चैप्टर का नाम है भूआकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है और वहाँ दिया गया है कि मृदा निर्माण के 5 कारक कौन कौन से हैं, जिसमें एक मूल पदार्थ भी है, स्थलाकृति है, जलवायु है और समय भी है, और एक और दिया हुआ है जैविक क्रियाएं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन में जैविक क्रिया होता तो उसका सही आंसर जैविक क्रिया होता, लेकिन यहाँ जैविक क्रिया नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें सक्रिय कारक पूछा है, तो पहला था मूल पदार्थ। मूल पदार्थ सक्रिय कारक नहीं है, यह मृदा निर्माण का एक निष्क्रिय कारक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है स्थलाकृति, स्थलाकृति भी एक निष्क्रिय कारक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है जलवायु, जलवायु को एनसीईआरटी में एक सक्रिय कारक बताया गया है मृदा निर्माण का, तो इसका आप ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित ऊंचाइयों में से किस पर ओजोन परत बहुतायात रूप में पाई जाती है। ऑप्शन 1 है 7 किलोमीटर से 37 किलोमीटर, दूसरा है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर,
तीसरा है 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, चौथा है 22 किलोमीटर से 67 किलोमीटर। तो ओजोन परत की मोटाई कितनी है इसमें ये पूछा है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 8 से, और इसका पेज नंबर है 77। तो ओजोन परत हम सभी जानते हैं कि जो समताप मंडल है उसमें एक परत पाई जाती है ओजोन गैस की, तो उसको बोलते हैं ओजोन परत। और ओजोन परत क्या करती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारा जल वाले उष्णकटिबंधीय महासागरों में निम्न ऊंचाई वाले द्वीप निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है निमग्न द्वीप, दूसरा है समुद्री टीला, तीसरा है परवाल द्वीप, चौथा है महासागरीय कटक। पहला तो ये क्वेश्चन आया है हमारे चैप्टर नंबर 13 से, जिसका नाम है महासागरीय जल, और इसका पेज नंबर है 117, जहाँ से आप इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। और ये जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सब उच्चावच की लघु आकृतियाँ हैं। ठीक है, और इनकी भी सबकी अलग अलग विशेषता है। तो इसने यहाँ एक विशेषता दे के पूछा है कि खारा जल में और उष्णकटिबंधीय महासागरों में निम्न ऊंचाई वाले, तो इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा? ठीक है, तो पहला क्या है, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा निमग्न द्वीप। तो निमग्न द्वीप क्या है, ये चपटे शिखर वाले समुद्री द्वीप होते हैं। ठीक है, चपटे शिखर वाले समुद्री द्वीप होते हैं। दूसरा है समुद्री टीला। समुद्री टीला क्या है, ये नुकीले शिखर वाले पर्वत होते हैं। ठीक है, समुद्र में नुकीले शिखर वाले पर्वत होते हैं। और तीसरा है परवाल। परवाल तो इसका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि खारे जल में परवाल कभी भी नहीं पनप सकते। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, निमग्न द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 है दैनिक ज्वार भाटा, दूसरा है चौथाई ज्वार भाटा, तीसरा है निम्न ज्वार भाटा, पांचवा है वृहद ज्वार भाटा। तो इसका आंसर 2 गलत हो जाएगा कि चौथाई ज्वार भाटा कुछ नहीं होता। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 14 से, और इसका पेज नंबर है 125, जहाँ पर आप इनको बहुत अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। और इसको देख लेते हैं कि दैनिक ज्वार भाटा क्या है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसमें दैनिक ज्वार भाटा में क्या होता है, प्रतिदिन केवल एक उच्च ज्वार आएगा और एक निम्न ज्वार आएगा, और इन दोनों की ऊंचाई समान होती है। तो वो क्या होता है, दैनिक ज्वार भाटा। चौथाई ज्वार भाटा कुछ नहीं होता। निम्न ज्वार भाटा क्या होता है, निम्न ज्वार कब आता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ठीक है, तो निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। चौथा है वृहद ज्वार भाटा। इसमें क्या होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वृहद ज्वार आएगा। और ऐसी स्थिति महीने में 2 बार होती है, एक तो पूर्णिमा को और एक अमावस्या को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमग्न तट सबमर्ज कोस्ट के लिए निम्नलिखित औसत ढालों में से कौन सा उपयुक्त है? पहला है 1 डिग्री या कम, दूसरा है 1 डिग्री से 3 डिग्री, तीसरा है 3 डिग्री से 5 डिग्री, और चौथा है 5 डिग्री से 60 डिग्री। तो इसने पूछा है जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं, ठीक है, उनकी औसत ढाल कितनी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी के चैप्टर 13 से, और ये पेज नंबर है 115 पर, जहाँ पर आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। और वहाँ इसमें दिया हुआ है जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं उनका ढाल बताया है 1 डिग्री या इससे भी कम। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और एनसीईआरटी में एक और दे रखा है कि 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में किसकी ढाल प्रवणता होती है, ये होती है महाद्वीपीय ढालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित वायु के किस वर्ग में वर्षण से ज़्यादा संभाव्य वाष्पीकरण होता है? पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा है शुष्क जलवायु, तीसरा है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु, और चौथा है शीत जलवायु। ये तो ज्योग्राफी के हर स्टूडेंट को पता होता है कि जहाँ पे वर्षण से ज़्यादा वाष्पीकरण होता है तो उसको कोपेन ने कौन सी जलवायु कहा है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, शुष्क जलवायु, क्योंकि यहाँ पे जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है और यहाँ पे मरुस्थलों का निर्माण होता है, तो यहाँ होगी शुष्क जलवायु। तो ये वाला क्वेश्चन आया है अपने चैप्टर 12 से, और इसका पेज नंबर है 104। ठीक है, वहाँ पे एक टेबल बना के दी हुई है, उनमें सब में
सबके आगे एक एक लाइन में इनकी विशेषता लिखी हुई है। जैसे पहले की है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स क्या होती है कि यहाँ पे सभी महीनों का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही होगा, इसकी एक मुख्य विशेषता है। तीसरा है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु। इसमें क्या होता है कि सर्वाधिक महीने का औसत तापमान होता है 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। चौथा दिया है शीत जलवायु। शीत जलवायु क्या है, इसमें सभी महीनों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की वर्षा सामान्य है? पहला पर्वतीय, दूसरा है चक्रवातीय, तीसरा है संवहनीय, चौथा है पर्वतीय और चक्रवातीय दोनों। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है अपने चैप्टर 11 से और उसका पेज नंबर है 102, वहाँ पर इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की वर्षा है। तो पहला था पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा क्योंकि पर्वतीय वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। दूसरा है चक्रवाती वर्षा, ये भी गलत हो जाएगा। चक्रवाती वर्षा चक्रवातों के साथ में आती है और ये लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। तीसरा है संवहनीय वर्षा, इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में वर्षा आती है वो संवहनीय प्रकार की होती है। इसका कारण क्या है कि जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र है वहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं और ये संघनित होकर यहाँ वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है, ठीक है। तो जो हवा है उसमें वाष्प की मात्रा भी अधिक होती है। तो ये गर्म हवाएं संघनित होकर ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करती हैं, कपासी वर्षा मेघ का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से कपासी वर्षा मेघ से क्या होगा कि दिल्ली 2 से 4 के बीच में जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है। तो भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की वर्षा किस प्रकार की है? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पर कोरियोलिस बल नहीं होता? पहला है भूमध्य रेखा के आसपास, दूसरा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर या दक्षिण के आसपास, तीसरा है 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर या दक्षिण के आसपास, चौथा है ध्रुवों के आसपास। तो कोरियोलिस बल कहाँ नहीं होता? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के आसपास। कोरियोलिस बल किससे उत्पन्न होता है? ये पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो कोरियोलिस बल है ये अक्षांशों के साथ साथ बढ़ता जाता है और इसी कारण जो ध्रुवों के ऊपर कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के आसपास कोरियोलिस बल नहीं होता। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।